नमस्कार साथियों। मैं जैसा कि उम्मीद कर पा रहा हूँ आप सब लोगों ने ये खबर तो देख ही ली होगी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हो। गैंगस्टर अतीक अहमद एंड ब्रदर शॉट डेड। हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से खबर है। अतीक अहमद एंड हिज ब्रदर अशरफ शॉट डेड इन प्रयागराज। 3 अटैकर्स अरेस्टेड। साथियों, तो आइए जानते हैं एग्जैक्टली क्या है ये घटनाक्रम, क्योंकि कल देर रात ये खबर जब आई कि ये दोनों जो क्रिमिनल्स थे उनको गोली मारकर अटैकर्स के द्वारा हत्या कर दी गई है। तो आइए चलिए जानते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी उस वक्त, और उसके बाद गवर्नमेंट ने 144 भी इम्पोस्ट कर दिया था और हाई अलर्ट जारी कर दिया था पूरे स्टेट में, और खासकर प्रयागराज में। तो चलिए आइए जानते हैं पूरा सच क्या है इस कहानी का। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि लास्ट सैटरडे, जो बीता शनिवार अभी निकला, उस दिन अनआइडेंटिफाइड जो अटैकर्स थे, उन्होंने जो अतीक अहमद है, जो कि पॉलिटिशियन बन गया था, उसके अलावा उस पर कई क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, उसको और उसके भाई अशरफ को कल जो मेडिकल कॉलेज है प्रयागराज में, उसके बाहर शॉट डेड कर दिया गया, उसको मार दिया गया, गोली मारकर हत्या कर दी गई उसकी। क्योंकि साथियों, हम अतीक अहमद के बारे में काफी टाइम से सुनते आ रहे थे, और इसको लेके जो यूपी की असेंबली थी, विधानसभा, उसके अंदर भी काफी हमें देखने को मिला था चीफ मिनिस्टर के द्वारा कि गैंगस्टर को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और इसके अलावा ये एक बहुत बड़ा माफिया है। इससे रिलेटेड एक केस बसपा की सरकार में भी हुआ था जब राजू पाल की हत्या की गई थी, और अभी हाल ही में जो उमेश पाल है उसकी हत्या की खबर में उसके लिए केस को रीओपन किया गया था। और जो योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिए हैं इन्वेस्टिगेशन के। साथ ही साथ उन्होंने 3 मेंबर की जुडिशियल कमेटी बना दी है इस जो ट्रेजेडी जो हुई है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं हाउ डिड दिस इंसिडेंट हैपन, ये हुआ कैसे एग्जैक्टली। तो जो अकॉर्डिंग टू सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है, जो इंट्रोगेशन था अतीक अहमद और अशरफ अहमद का, वो लगभग कंप्लीट हो चुका था। उन दोनों को ट्रांसफर किया जा रहा था हॉस्पिटल अंडर द पुलिस प्रोटेक्शन। पुलिस के प्रोटेक्शन में उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था रात के 10 बजे के आसपास की खबर है, कल की मेडिकल के लिए, क्योंकि उनका जनरल जो क्लिनिक चेकअप होता है वो होना था। क्योंकि जो जुडिशियल कस्टडी है उनसे उनको वापस ले जाया जा रहा था। उसी उसी वक्त ये घटनाक्रम हुआ। साथ ही साथ जो द टू वर लेड बाय पुलिस ऑफिसर्स, एंड आफ्टर एग्जिस्टिंग द पुलिस व्हीकल ऑन द हॉस्पिटल प्रेमिसेस, बोथ वर फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द हॉस्पिटल्स एंट्रेंस व्हेन द रिपोर्टर्स गैदर इन टू इंट्रोगेट देम। साथियों, कहने का मतलब ये है कि जो दो पुलिस वाले थे उनकी कस्टडी में इनको ले जाया जा रहा था हॉस्पिटल के पास। जब वो पहुंचे तो हॉस्पिटल से कुछ समय पहले, कुछ यार्ड्स पहले, उन दोनों को बाहर निकाला गया गाड़ियों से पुलिस की। तो वहीं पे जो मीडिया थी वो भी गैदर थी कहीं ना कहीं। तो जैसे ही अतीक अहमद कुछ बोलने आता, उसके बाद जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उनको गाड़ियों से निकाला जा रहा है मीडिया से ब्रीफिंग करने के लिए। और साथियों, जो शूटर्स थे उन्होंने उसको मार दिया। जैसे ही वो अतीक अहमद जो था वो कुछ बोलने जाता है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें बोलने जा रहा है ना, उसके जस्ट जैसे कि लेफ्ट जो उसका कान है उसके साइड में जो हत्यारे थे, जैसे कि आप स्क्रीन में दूसरा फोटो देख पा रहे हैं, गोली मारकर हत्या कर दी उन लोगों ने। उससे पहले बोलने जाता, उससे पहले दोनों भाइयों को उसने धड़ाधड़ फायरिंग करके दोनों को मार दिया और मौत के घाट उतार दिया। साथियों, क्राइम क्राइम होता है, सबसे बड़ी बात तो क्रिमिनल्स को उनकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा उठ के आ रहा है, वह लॉ एंड ऑर्डर का आ रहा है कि पुलिस की कस्टडी में होते हुए ये लोग कैसे आ गए और फायरिंग कैसे स्टार्ट कर दी। तो साथियों, धड़ाधड़ फायरिंग हुई और उनको कहीं ना कहीं इसका अंजाम भुगतने को मिला और उनकी मृत्यु हो गई, उनको मार दिया गया, हत्या कर दी गई। साथ ही साथ द इंसिडेंट ऑल्सो हार्म 1 मेंबर ऑफ मीडिया। इसके साथ साथ जो मीडिया का एक साथी था उसको भी कहीं ना कहीं हल्की सी चोट आई है, और एक पुलिस था उसको भी, वो भी कहीं ना कहीं जो गनमैन था वो जख्मी हुआ है इस फायरिंग की वजह से। और साथियों, ये सब होने के बाद ही जो यूपी पुलिस है उसने उन जो 3 गैंगस्टर थे उन्हें सरेंडर कर दिया और उन्होंने उसको पकड़ लिया और कस्टडी में रख लिया। इसके अलावा जो सस्पेक्ट थे उनकी आइडेंटिटी जो है वो भी रिवील हो गई है। एक का नाम है लवलेश तिवारी, दूसरे का नाम है शनि, और तीसरे का नाम है मौर्य। साथियों, इसमें से जो मौर्य है, अरुण मौर्य, वह काशगंज का रहने वाला है, और उनमें से एक बांदा का है सनी, और लवलेश तिवारी। और लवलेश तिवारी के घर पे ही पूछा गया तो उसके पिताजी ने भी बताया था कहीं ना कहीं ये ड्रग से एडिक्टेड था। तो आप इसे समझ सकते हैं कि हत्यारे कुछ भी कर सकते हैं, किसी की जान ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी जो उठाया जा रहा है हर किसी के द्वारा, वो है लॉ एंड ऑर्डर को लेके बताया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए, इतनी भारी कस्टडी के अंदर ये सब होना कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेज करता है। साथियों, उसके अलावा ये जो लड़के थे वह एक मोटरसाइकिल से आए थे, उनकी जो मोटरसाइकिल है सरकार ने वो भी जब्त कर ली है। उसके अलावा जो पिस्तौल बंदूक थी वो सब भी सरकार ने जब्त कर ली है, पुलिस वालों ने, इससे पता लगाया जा सके सबूत के तौर पर। उसके अलावा जो साथियों अतीक अहमद और उसकी फैमिली मेंबर्स वगैरह हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की मांग भी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट से। और मैं हाल ही में अगर आपको बताऊं तो ये 28 मार्च की खबर है, जब सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू entertain Atik's plea seeking to protection from death threats। समझ सकते हो साथी, अतीक अहमद का जो वकील था उसने कहीं ना कहीं प्ले लगाई थी कि हमारी जान को खतरा है अतीक अहमद की जान को, इसीलिए उसको कहीं ना कहीं सुरक्षा दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला त्रिवेदी ने कहा कि हम ऑलरेडी आपको कस्टडी में दे रहे हैं स्टेट मशीनरी के अंडर, तो वहां पे आप सुरक्षित रहेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं जो बात उसने 28 मार्च को बोली थी वो आज सच साबित होती हुई नजर आ रही है। बाकी जो अतीक अहमद है उसको जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस दी गई थी, 17 पुलिस ऑफिसर असाइन किए गए थे अतीक और अशरफ को प्रोटेक्शन के लिए, और उनको भी
सस्पेंड कर दिया गया है हाल ही में कल के बाद। और उसके अलावा साथियों, जो उसका बेटा है अतीक अहमद का, आप सभी ने खबर सुनी होगी 13 अप्रैल की। 13 अप्रैल को झांसी में जो उसका बेटा है असद, और उसका एक साथी और उसका दोस्त कह लीजिए गुलाम, उन दोनों को भी शॉट डेड कर दिया गया था इन एक्सचेंज ऑफ फायर विद उत्तर प्रदेश पुलिस नियर झांसी ऑन 13 अप्रैल। तो उसके हाल ही 2-3 दिन बाद हमें आज इन दोनों भाइयों का भी ये हत्या देखने को मिली, जो शार्प शूटर्स थे उन्होंने आके गोली मार दी इसको। इसके अलावा साथियों, इसी के संदर्भ में आज आज मतलब कल की बात है ये, कि जो उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस की सुरक्षा के घेरे के बीच में सरेआम गोली मारकर किसी की हत्या की जा सकती है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या। साथियों, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव एक मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उसके नाते उन्होंने, उनका स्वाभाविक ट्वीट यही होना चाहिए था और उन्होंने ये ट्वीट करके बताया। इसके अलावा साथियों, जो अभी मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके एक मंत्री हैं, जल शक्ति मिनिस्टर हैं और फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा पाप पुण्य का हिस्सा इसी जन्म में होता है। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेज कर देता है, क्या ये गवर्नमेंट के द्वारा प्लान था कि नहीं था। तो लेकिन इसके अलावा हमें और भी कई लोगों के ट्वीट देखने को मिले जो अपोजिशन पार्टी में है। इसके अलावा जो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तत्कालीन रात को एक हाई अलर्ट मीटिंग बुलाई, क्या कहते हैं, और अपने अफसरों को खासकर निर्देश दिए कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने जांच कमेटी बनाई। और साथ ही सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उनके घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कितना सेंसिटिव मामला हो सकता है किसी स्टेट के लिए। इसके अलावा आप टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर और देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, अतीक अहमद ब्रदर अशरफ शॉट डेड इन प्रयागराज, पॉप जर्नलिस्ट इंजर्ड, सेक्शन 144 इम्पोज्ड इन उत्तर प्रदेश। साथियों, जो माफिया था अतीक अहमद, उसकी हत्या के बाद और उसके भाई की हत्या के बाद, जो इलाहाबाद है, जिसका नाम अभी हाल ही में कुछ समय में चेंज हुआ है, प्रयागराज हुआ है, उस शहर में धारा 144 लगा दी गई है। और जो उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं अलर्ट जारी कर दिया गया है और धारा 144 इम्पोज कर दी गई है और इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया है। क्योंकि ये जो घटना हुई ना, ये एक लाइव कैमरे के ऊपर घटना हुई। माफिया टर्न पॉलिटिशियन अतीक अहमद एंड हिज ब्रदर अशरफ वर शॉट डेड लाइव ऑन कैमरा। साथियों, सबसे अब एक इंपॉर्टेंट सवाल कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो यूपी में नहीं रहते हैं या जो प्रयागराज के नहीं है, जो देश भर के लोग हैं, उन्हें नहीं पता होगा एक्जैक्टली हु इज अतीक अहमद। अतीक अहमद है कौन। तो साथियों, सबको मैं सबसे पहले बता दूं कि अतीक अहमद एक फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और 5 बार का विधायक था। विधायक मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए था फ्रॉम उत्तर प्रदेश। इसके अलावा अगर उसके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो वह सन 1989 यानी कि 1989 में शुरू होता है और वो पहली बार एक इंडिपेंडेंट चुनाव चुनाव लड़ता है। एज अ विधायकी का चुनाव लड़ता है, एमएलए का चुनाव लड़ता है, सीट ऑफ इलाहाबाद वेस्ट से वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ता है। और आफ्टर होल्डिंग हिज पोजीशन इनटू नेक्स्ट 2 लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, और इसने ये सिलसिला नेक्स्ट 2 लेजिस्लेटिव असेंबली तक करा। उसके अलावा जो अहमद है, अतीक अहमद, उसने बाद में जो समाजवादी पार्टी है सपा, उसने ज्वाइन कर लिया, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और वह वॉन हिज फोर्थ स्ट्रेट टर्म इन 1996। साथियों, वह चौथा अपना इलेक्शन जीता 1996 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके, सपा को ज्वाइन करके। फिर साथियों, उसके 3 साल बाद उसने जो अपना दल पार्टी है, रीजनल स्टेट पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उसने उसको ज्वाइन किया और वहां से री इलेक्ट हो गया 2002 में वो। इसके अलावा फिर नेक्स्ट कुछ सालों बाद वापस से वह समाजवादी पार्टी के अंदर शामिल हो गया, अपना दल छोड़ के आ गया और उसने फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा फूलपुर से। साथियों, फूलपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है क्योंकि जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जी थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी सीट थी वो, कॉन्स्टिट्यूशनल लोकसभा असेंबली थी वो इनकी, तो वहां से चुनकर आते थे और वो वहां से भी जीत गया। साथियों, पर अब आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज समझ में आएगी फूलपुर से। साथियों, जो पॉलिटिशियंस था ना, उसका जो सेटबैक है वो स्टार्ट हुआ व्हेन ही वाज आइडेंटिफाइड इन राजू पाल्स मर्डर केस। अब राजू पाल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। साथियों, जब फूलपुर का चुनाव हुआ था तो अतीक अहमद का जो भाई है अशरफ अहमद और राजू पाल दोनों चुनाव लड़ रहे थे फूलपुर की सीट से। साथियों, सबको लग रहा था कि अतीक अहमद की फैमिली से ही चुनाव जीता जाएगा, लेकिन इसका जस्ट उलट हुआ। राजू पाल चुनाव जीत गया और उसके 3 महीने के बाद ही राजू पाल की हत्या कर दी गई। साथियों, राजू पाल जो है ना, 2005 की बात कर रहा हूँ मैं ये। तो जो राजू पाल है, उसकी जो वाइफ है और उसका जो वाइफ का कजन है उमेश पाल, उसकी हत्या में इसको 2017 में कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया था। ये सब पूरा मामला है। इसके अलावा अरेस्ट ऑफ अतीक अहमद। तो साथियों, उसका अरेस्ट हुआ क्यों? अंडर द पॉलिटिकल एंड पुलिस प्रेशर अतीक अहमद सरेंडर इन 2008। तो अतीक अहमद ने 2008 में सरेंडर कर दिया था, पर उसको कहीं ना कहीं 2012 में रिलीज कर दिया गया था। कुछ समय बाद जो 2014 का इलेक्शन आया, जब यूपीए की सरकार जा रही थी और एनडीए की सरकार आ रही थी, तब उसने समाजवादी पार्टी का टिकट लेके लड़ा और वह लेकिन हार गया, वह जीत नहीं पाया। और साथियों, उसके बाद उसको डिटेन कर दिया गया अथॉरिटीज के द्वारा इन 2017 के अंदर, क्योंकि किसी जो इसको इसीलिए अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, he was detained by authorities in February 2017 for reportedly attacking staff employees of
यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जो यूनिवर्सिटी थी इलाहाबाद में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस प्रयागराज में, उसके चलते उसको डिटेन कर दिया गया, उसको कहीं ना कहीं पकड़ लिया गया। साथियों, इसके बावजूद भी उसने 2019 का चुनाव भी लड़ा लोकसभा का। आपको पता है सबसे सबसे इंटरेस्टिंग बात जो जो हमारे देश के आज के मौजूदा प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके खिलाफ उसने चुनाव लड़ा और उसको 855 वोट प्राप्त हुए। ये भी बहुत बड़ी बात है कि उसको 855 वोट मिल गए। और कौन थे वो लोग जिन्होंने इसको वोट दिया? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं इस घटनाक्रम में। लेकिन अकॉर्डिंग टू मीडिया के सोर्सेज के हिसाब से बताऊं, जो 60 साल का जो द 60-year-old लॉ मेकर इज चार्ज मोर देन 70 काउंट्स ऑफ मर्डर। तो आप समझ सकते हैं इससे कितना बड़ा ये क्रिमिनल हो सकता है, कितने लोगों को इसने परेशान किया होगा अपने राज में, कितने लोगों को जमीनों पर कब्जा किया होगा, कितना बड़ा क्रिमिनल है ये। साथियों, मैं फिर से कह रहा हूँ कि क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसको सजा एक न्याय प्रक्रिया के द्वारा मिलनी चाहिए, एक लॉ एंड ऑर्डर, एक कोर्ट के प्रोसेस के द्वारा मिलनी चाहिए। साथियों, उसके कुछ समय बाद जो प्रेस रिलीज की उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आ गई, जिसमें जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक नोट लिख के बताया, जो भी घटनाक्रम इलाहाबाद में हुआ प्रयागराज में, कि उनने सबसे पहले तो हाई लेवल की मीटिंग बुलाई, डीजीपी वगैरह इन सबको तलब किया। उसके अलावा जब इंस्ट्रक्शन दिए, जुडिशियल कमेटी बनाई और इन्वेस्टिगेशन के निर्देशन दिए, 3 मेंबर जुडिशियल कमेटी बनाई उनने। उसके अलावा उन्होंने जो सोशल मीडिया सेल है उसको भी बोला कि जो कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए, दंगा भड़काने की कोशिश करे, उन सब पे कड़ी से कड़ी नजर रखी जाए और उन पे कार्रवाई की जाए। इसके अलावा साथियों, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को ऑर्डर दिए गए कि हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू ऑर्गेनाइज फ्लैग मार्च इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है, उन्होंने पूरी तरीके से संयम बरत के स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसलिए धारा 144 लगा दी गई है पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा प्रयागराज में इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है, इससे थोड़ी सी जो कंडीशन है उसमें सुधार आ सके, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। फॉरेंसिक टीम भी आ चुकी है, जांच भी हो रही है। इसके अलावा साथियों, आज कहीं ना कहीं फिर भी जो अपोजिशन के लोग हैं वे सवाल उठा रहे हैं कि ये जो घटना हुई इसको प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, कि ये 3 गैंगस्टर जो थे, जो 3 अटैकर्स थे, वो किस तरीके से इतने हाई प्रोटेक्शन एरिया में घुस के आ गए और पुलिस के बीच आकर हमला कर दिया उन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे भी चिन्ह लगाता है। तो आइए चलिए जानना इंटरेस्टिंग होगा आगे चल के क्या उत्तर प्रदेश सरकार करती है, आगे चल के क्या घटनाक्रम होता है एग्जैक्टली जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।